हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी बिल्कुल रिसेंट 2025 के सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने न्यूक्लियाई कवर करा दिया है, ठीक है। अगर आपने न्यूक्लियाई, एटम, डुअल नेचर सब कवर हो गया है भाई। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले इन वीडियोस को देखो एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ऑलराइट, तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। बेटा, मास डिफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको अपनी थ्योरी की क्लासेस में बताया है। मास डिफेक्ट जैसे एक न्यूक्लियस है ना। एक न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। और इसका खुद का एक्चुअल मास भी होगा कुछ न्यूक्लियस का। वेरी गुड, तो कहलाते हैं एक्चुअल में। एक्चुअल मास भी होगा इसका, ठीक है, m। तो क्या इन दोनों का मासेस प्लस करके और ये एक्चुअल मास, क्या ये दोनों सेम आएंगे? नहीं, ये दोनों सेम नहीं आते हैं। जो इनका सम करते हैं ना हम, तो जो इसका सम होता है वो इस एक्चुअल मास से ग्रेटर होता है। तो इन्हीं इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में मास डिफेक्ट, ये it is the difference between the sum of the constituent particles of the nucleus, means the constituent nucleons, and the actual mass of the nucleus, ठीक है। इसको हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज आवर मास डिफेक्ट। अगर कंसिडरिंग कि अगर उसके पास एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ z प्रोटॉन्स हो गए एंड न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? a माइनस जेड mn माइनस m, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा एप्ट रहेगा, इसमें हमने सारा कुछ कंसिडर कर लिया। दिस इज आर डेल्टा m। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट हो, वही क्या होती है? हमारी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या होता है? ये एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस में से हमें उसके सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालना है। एक न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। हमें क्या करना है? हमें उसमें से सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालना है। तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी वो क्या होगी? हमारी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम और सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब फिजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। फिजन क्या होता है? जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होकर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजन प्रोसेस। अब इन्होंने डेफिनेशन तो पूछी है, पर एक और चीज पूछी है। डिस्क्राइब फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब आपको याद होगा, जो मैंने ग्राफ पढ़ाया था आपको। क्या ग्राफ था वो? ऐसा कुछ जाता है ना, और फिर ऐसे डिक्रीज होता है। तो ये आयरन के लिए होता है मैक्सिमम। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। जितना ज्यादा मास उतनी कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, है ना। तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। तो जब वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, तो जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाई होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबल होती है, ठीक है, एकदम परफेक्ट वैल्यू की होती है और ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसीलिए ही फिजन प्रोसेस होता है, इसीलिए ही हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होते हैं, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबल हो जाए, वो एक
रेंज में आ जाए, जिस रेंज में वो स्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा न्यूमेरिकल। अ ड्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक सेकंड, वरना हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अ ड्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। ये तो अपने को पता ही है कि एक ड्यूट्रॉन ऐसा होता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना, जिसके अंदर Z1 होता है बट मास नंबर 2 होता है। तो ये क्या, इसमें क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, हैज अ मास ऑफ, इसका एक्चुअल मास दे रखा है हमें, मतलब जो कैपिटल M है ना, उसका मास दे रखा है 2.0135553 U। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट, हमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस, और एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और हमें Mp मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, 1 U की वैल्यू दी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट क्या होगा, इसमें एक ही प्रोटॉन है तो यहाँ 1 ही आएगा, और एक ही न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस एक्चुअल मास M, ये मास डिफेक्ट हो गया, तो इसमें पुट कर दूं, MP is 1.0072277 प्लस Mn ये रहा 1.008665, माइनस करो इसमें से कैपिटल M, कैपिटल M यहाँ ये रहा 2.013553। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, 0.002389 U। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मास डिफेक्ट आ गया। अब जब हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा M कितना आ गया 0.002389, पर ये U में आएगा, हमें किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी यूनिट से 930, इधर कन्वर्जन दिया है 931.5, तो ये 2.225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन था, आपको एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से उसका आंसर लिखना था, एंड न्यूमेरिकल भी था साथ में, तो प्लीज नोट कर लो इसको एंड साथ साथ सॉल्व करना। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाइड्स हैविंग। वाह, ऐसे क्वेश्चंस कितने अच्छे लगते हैं ना, भगवान करे तुम्हारे एग्जाम में इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए कि तुम 70 आउट ऑफ 70 लेके आओ। आइसोटोन्स, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, है ना। आइसोबार क्या होते थे, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होते थे, याद करो, बार ट्रिक बताई थी आपको, BAR, है ना, तो A सेम है तो मतलब एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोन्स क्या ट्रिक बताई थी, TONES, है ना, ये N आ रहा है मतलब सेम, क्या होने चाहिए, सेम न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। ऑप्शन देखो, सेम मास नंबर नहीं, सेम मास नंबर किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, आइसोबार में। सेम एटॉमिक नंबर नहीं, सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप में होता है। तो डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर नहीं, आइसोटोन्स में N आ गया तो मतलब वहां पे सेम न्यूट्रॉन नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन है, असर्शन रीजंस मेरे फेवरेट होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इसमें लगता है कि टफ है बट होते नहीं है ये। देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम पे द मास डिफेक्ट, जो मास डिफेक्ट होता है प्रोड्यूस्ड इज द सोर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। यस, मास डिफेक्ट ही तो सोर्स होता है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ही यही होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा M C स्क्वायर। मास डिफेक्ट ही तो सोर्स होता है बाइंडिंग एनर्जी का, तो हमारा असर्शन तो सही है। ओके, रीजन देखते हैं। फॉर ऑल न्यूक्लियाई द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद द मास नंबर। नो, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, दोबारा पढ़ो। बोलता है हर न्यूक्लियाई के लिए द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है ना, इंक्रीजेस विद मास नंबर। बेटा जो आपको मैंने कर्व पढ़ाया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, फिर से बना देते हैं। देखो ये पहले इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पहुंची आयरन के लिए, फिर डिक्रीज होना चालू है। तो यहाँ तो मास नंबर है हमारा, यहाँ तो मास नंबर बढ़ रहा है ना। ये यहाँ वाला पोर्शन क्या था, लाइट न्यूक्लियाई, और यहाँ का पोर्शन क्या था, हैवी न्यूक्लियाई। हैवी का तो मतलब ही यही है कि मास नंबर ज्यादा है। बट इसमें क्या बोला है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ सकती है, फॉर्मूला यही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब पर मास नंबर। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो कम होगी ना, डिक्रीज होगी। तो हमारा रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। और क्योंकि हैवी न्यूक्लियाइज की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इसीलिए तो वो फ्यूजन करते हैं, इसीलिए वो इतने अनस्टेबल होते हैं, तभी तो वो जाके स्टेबल बनते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। ठीक है, तो रीजन गलत है, इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी जो होता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। Why is the mass of nucleus always less than the sum of the masses of its constituents? तो अभी मैं आपको तब से पढ़ा रही हूँ कि मास डिफेक्ट होता है, कोई चीज होती है मास डिफेक्ट, है ना, कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, इनके डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। पर ये मास डिफेक्ट आता क्यों है, क्यों होता है ये मास डिफेक्ट? देखो, जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन, जब ये मिलते हैं आपस में, है ना, ताकि वो न्यूक्लियस बन जाए, तो बहुत सारी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी मास डिफेक्ट के फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, मतलब इसी से ही, एनर्जी से ही मास डिफेक्ट आता है, कि जो एक्चुअल न्यूक्लियस बनता है उसका मास कम होता है इन दोनों के मासेस के सम से, है ना। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किसी फॉर्म में तो जाएगी, तो ये मास डिफेक्ट के फॉर्म में आ जाती है। डन। नेक्स्ट पार्ट, how is the Coulomb repulsion between protons in a nucleus overcome? Very good question, very good question। क्या है ये क्वेश्चन, देखो ये न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन 1 एंड प्रोटॉन 2। आपने कभी दिमाग लगाया कि ये दोनों प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज है, और इतने छोटे से 10⁻⁻15 मीटर के न्यूक्लियस के अंदर है ये, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो वो रिपेल करते हैं और वो सेंट्रीपिटल फोर्स में उस पे लगती है और वो घूमता है सर्कल में। बट प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्यों नहीं मिलते हैं आपस में, ये क्यों नहीं मिलके पूरा न्यूक्लियस बंद कर देते हैं? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है, इससे भी ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए जब न्यूक्लियस एक प्रोटॉन को होल्ड करके रखता है तो दूसरा प्रोटॉन उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम हो जाती है, इसलिए प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में नहीं मिलते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज भी लिख देना चुपचाप। 3 प्रॉपर्टीज, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, एंड थर्ड इज चार्ज इंडिपेंडेंट, की चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आंसर खत्म, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, इनसाइड अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर दिस रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती वो, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की है या वो फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन की है या फिर वो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की है, तीनों के तीनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट असर्शन रीजन है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मास नंबर इन द रेंज दिस टू दिस 30 to 170. यस दे इट इज कांस्टेंट. ग्राफ देखना जाके, ठीक है, बहुत बार पढ़ा दिया मैंने ग्राफ. अब रीजन न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फॉर मास नंबर आर नॉट शॉर्ट रेंज. ये तो क्या सरासर झूठ है. न्यूक्लियर फोर्सेस और नॉट शॉर्ट रेंज ऐसा नहीं हो सकता. जहां पे भी न्यूक्लियर फोर्सेस आएगा वहां पे शॉर्ट रेंज आएगा ही आएगा. सो इसका आंसर क्या होगा दैट ए इज ट्रू. देख लेना इसका रीजन ए क्यों ट्रू है. एंड आर बहुत बार करा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस में देख लेना जाके. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर सी. चलें अगले क्वेश्चन पे. The mass number of two nuclei A and B are 27 and 64. The ratio of radii will be. All right. बेटा आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है रेडियस का r is equal to r naught a to the power 1/3. r naught क्या होता है 1.2 फर्मी. a क्या होता है मास नंबर. ठीक है. तो रेशियो पूछा है हमें, दो मासेस दिए हैं r1 ra एंड rb पूछा है. ra क्या होगा और rb रेशो में की फॉर्म में लिख लो. आर नॉट इसका कितना है ए का 27, आर नॉट और इसका कितना है 64. ठीक है. पावर यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3. आर नॉट से आर नॉट कैंसिल. 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का एंड 64 किसका होता है 4 का. तो रेशियो कितना आ गया 3/4. ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है. इसमें हमें क्यू वैल्यू फाइंड करनी है. हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है और क्यू वैल्यू फाइंड करनी है. क्यू वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं और उसको फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके तो वो क्यू वैल्यू आ जाती है. या तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो या 931.5 से वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद पूछे कि इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक. तो अगर क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो एक्सोथर्मिक होता है. अगर लेस देन 0 आती है तो वो एंडोथर्मिक होता है. तो फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं. रिएक्टेंट्स निकाल लेते हैं पहले. मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में दो कार्बन, तो ये इनके दोनों के मास को प्लस करते हैं, सेम ही होगा. 12 + 12 भी दिया है यहाँ पे. 12.0 है तो सेम ही है 24U. ठीक. उसके बाद मास ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं. मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सबसे पहले इसका मास, ठीक है, फिर हीलियम का मास इज इक्वल टू इसका मास 19.99243 प्लस 4.002603. तो ये आएगा 23.995042. कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, नहीं तो वैसे तो आप कैलकुलेटर से मत ही करना, साइड में एक रफ कॉलम बनाओ उससे करो कैलकुलेट. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, हमें मास डिफेक्ट निकालना था. मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स. दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.0049588. क्यू वैल्यू निकालने के लिए क्यू वैल्यू क्या करते हैं, डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर दो पहले 0.0049588. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है. ठीक है. 4.616 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि देख के कर रहे हो, मैंने पूरा कैलकुलेशन करी है. ठीक है. PYQ है ये. ओके. सो ये हमारी क्यू वैल्यू आ गई है. ठीक है. तो ऐसे करते हैं, बहुत इजी होते हैं इसके, बट कैलकुलेटिव है ना. आपको लगेगा 3-4 मिनट आपको लगेंगे एग्जाम में भी, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व करने में. तो कोई बात नहीं, आराम से करना है इसको सॉल्व. बिल्कुल सही आंसर निकालोगे ना तो फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. इसमें बस प्लस माइनस में ही हो सकती है मिस्टेक, और कहीं नहीं होगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके.
तो ये वाला भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर दिया कि इसमें क्या बोले, व्हेन अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद यूरेनियम द न्यूक्लियाइड गिव्स xenon and strontium as fission products and two neutrons are ejected। तो सबसे पहले इसमें आपको रिएक्शन लिखनी है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम फ्यूज हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और दो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि मास डिफेक्ट और एनर्जी रिलीज निकालना है। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, पहले रिएक्टेंट्स का मास निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट्स का मास निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट। तो वही किया है, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाला, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला, दोनों को माइनस किया तो ये मास डिफेक्ट आ गया। और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, मतलब उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वही है आएगी अराउंड 184.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Okay, so next one, briefly explain how energy is produced in stars by giving two examples of nuclear reactions involved. Okay, बेटा देखो ध्यान से सुनना, जब स्टार के अंदर ये बोल रहा है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो मैंने आपको अपने थ्योरी लेक्चर्स में ये पढ़ाया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब दो चीज मिल रही हैं उनके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो कि दोनों चीज ही अवेलेबल होती है कहाँ पे, स्टार के एकदम कोर में। ठीक है, जो स्टार होता है उसके कोर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो इसलिए क्या होते हैं वहां पे जो एलिमेंट्स है वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, एटम्स फ्यूज करते हैं न्यूक्लियाई एंड वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बस यही इसी वजह से स्टार्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे मेन है एनर्जी इन स्टार्स इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में दो न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसी को ही हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी दो रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, देखो ये मैंने अपने थ्योरी में भी पढ़ाई है आपको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं, ड्यूटेरियम, दिस इज नोन एज पॉजिट्रॉन, और ये क्या होता है, न्यूट्रिनो, और एनर्जी रिलीज हो रही है Q1। ठीक, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन क्या होगी, ड्यूट्रिनो और एक हाइड्रोजन एटम फ्यूज करके हीलियम बना रहे हैं एंड गामा मतलब फोटोन रिलीज कर रहे हैं एंड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं Q2। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हैं, ये लर्न करनी है आपको। तो न्यूक्लियाई चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें थ्योरी भी थी, न्यूमेरिकल्स भी थे, असर्शन, रीजन, MCQ सब टाइप के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो बाय।